अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान काजी सईद शफीक और आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियट का हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट। जी हाँ नाज़रीन, आपकी सेहत को लेकर हम मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान से आपको रूबरू करा रहे हैं और जो हमारी रोजमर्रा की बीमारियां हैं उनका सद्दबाब निकालने के लिए, उन पर डिस्कस करने के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान हमारे साथ महवे गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम में होते रहते हैं। और आज जिस बीमारी का हमने आज आपके सामने लाने की कोशिश की है वो अक्सर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक वो आम परेशानी भी है, और अगर हम उसे बीमारी भी कहेंगे तो डिजीज भी हम उसे कह सकते हैं। हेयर फॉल, ये तो सर आपने नाम सुना होगा हेयर फॉल का, कि छोटी उम्र से लेकर बुजुर्गों तक ये रोग अक्सर पाया जाता है। और इसी सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है नॉर्थ इंडिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर और जिसे कौमी सतह पर बहुत सारे एजाज से नवाजा गया, जिनका नाम है डॉक्टर के अरोरा। वो आज हमारे साथ होंगे और उनका जो नॉर्थ इंडिया में सत्यम हेयर प्लांट चल रहा है, सत्यम हेयर प्लांट सेंटर चल रहा है, उस सिलसिले में आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हेयर ट्रांसप्लांट जो आप करते हो ये कितना मौसर साबित हो सकता है, और क्या जो हेयर ट्रांसप्लांट कोई करवाता है क्या वो उसमें किसी और मर्ज में मुब्तला मत हो सकता है। तो बात करेंगे। खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपका अपने इस रेगुलर प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट कश्मीर पेट्रियट के शो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मेरे कश्मीर के दोस्तों को नमस्कार, कश्मीर पेट्रियट के सभी व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर दिस कश्मीर पेट्रियट फॉर इंटरव्यू। सर ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है, क्योंकि अगर हम आपकी बात करेंगे, आपके प्रोफेशन की बात करेंगे तो 2014 दिल्ली में एक समारोह हुआ, तो उसमें से आपको हेल्थ मिनिस्ट्री ने सबसे बड़े एजाज से नवाजा और पायनियर अवार्ड से भी आपको नवाजा गया, यानी कि आपकी किट्टी में बहुत सारे एजाज आपने रिसीव किए हैं। और ये हमारे लिए एक बायसे फख्र की बात है कि आप जैसे बड़े योगी, बड़े डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ रूबरू है। और हम आपसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रोग लगा रहता है हेयर फॉल का, डॉक्टर साहब पहले हमें ये बताइए कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, क्या वाकई हेयर फॉल हो रहा है? बिल्कुल सर, जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, पहले गंजापन बहुत कम होता था मगर आजकल गंजापन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक तो मेन इसका रीजन, एक तो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसे हम कहते हैं खानदानी गंजापन, जो कि जैसे कि मेरी शक्ल मेरे नाना जी से, दादाजी की तरफ से, पिता और माता की तरफ से मिलती है, उसी प्रकार बालों का पैटर्न भी दोनों तरफ से इनहेरिट किया जाता है। साथ में जैसे जैसे डे टू डे लाइफ चेंज होता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है और खाना पीना लोगों का खराब होता जाता है, जंक फूड बढ़ता जाता है, न्यूट्रिएंट खाने में कम होते जा रहे हैं, उस हिसाब से हेयर फॉल के केसेस भी दिन प्रतिदिन डेली हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब हम आप जैसे बड़े योगियों के पास जाते हैं, आप जैसे डॉक्टर साहिबान के पास जाते हैं अपने इस रोग को लेकर, तो डॉक्टर साहब इनिशियल स्टेज में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम हाफ गंजा होंगे तो हमारी ये जो अगर हम अपने सर की बात करेंगे तो जो जिस जगह पर ये हेयर बिल्कुल रिमूव हो चुके होंगे, तो इनिशियल स्टेज में हमें क्या करना चाहिए? क्या उसका तुरंत इलाज उसी टाइम हो सकता है या आप पहले कुछ टैबलेट्स वगैरह इनके लिए प्रोवाइड करते हो, कोई मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हो अपने इस पेशेंट के लिए? बिल्कुल सर, हेयर की जैसे ही किसी इंसान का बालों का हेयर फॉल स्टार्ट होता है, बालों का गिरना स्टार्ट होता है, अगर उसी स्टेज के ऊपर इंसान जागरूक हो जाता है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है और मेडिसिन स्टार्ट करता है, जो गंजापन उसको 40 से लेकर 50 साल की उम्र में आना है, उसे जल्दी आ रहा है, तो प्रॉपर मेडिसिन लेने से, अपने डाइट को चेंज करने से, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से वो उस गंजेपन को काफी सालों के लिए लेट कर सकता है। अगर इसमें शुरू में दी जाने वाली बहुत ही कॉमन दवाइयां हैं, मिनॉक्सिडिल का ऑयल, बायोटिन, मल्टीविटामिन, हेयर के विटामिन खास करके, और साथ में
फिनास्ट्राइड या ड्यूटास्ट्राइड जैसी दवाएं, और इसके द्वारा हेयर फॉल को काफी हद तक लेट किया जा सकता है। सर, पिछले 15 सालों से आप इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हो और आपका एक बहुत बड़ा नाम है। आपका जो ये ट्रांसप्लांट सत्यम ट्रांसप्लांट हेयर सेंटर है, इसका एक बहुत बड़ा नाम है नॉर्थ इंडिया में। सॉरी, तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा सर, कई ऐसा पेशेंट आपने कोई देखा है जो आपके पास जिसने अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए तो वो रिकवर ना हो? ऐसा कभी आपके कोई ऐसा कोई केस आया है सर? बिल्कुल, आपकी बात बहुत वाजिब है सर। आपका बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है, बिल्कुल आपको पूछना चाहिए। सर, हमने हेयर ट्रांसप्लांट सन 2008 में शुरू किया था, जब पुराने टाइम में कट वाली टेक्नोलॉजी चलती थी, जो कि आजकल बिल्कुल बंद हो गई है। 2010 के बाद कट वाला चेंज हुआ है सर? बिल्कुल, 2011 से हमने ये FUE टेक्निक को अपनाया, जिसमें बालों की एक एक जड़ को निकाल के लगाया जाता है। शुरू हमारी भी लर्निंग कर्व थी। लर्निंग कर्व वो होती है जिस पीरियड में इंसान सीखता है। शुरू में हम एक दिन में 500 से ज्यादा ग्राफ्ट नहीं लगा पाते थे, और उस टाइम भी बहुत लगता था, और वो एक एक जड़ को हाथ से निकाला जाता था। अब टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन इंप्रूव करती जा रही है। मोटर से एक्सट्रैक्शन होती है, इंस्ट्रूमेंट्स फाइन होते गए हैं। शुरू के जो केसेस किए थे वो सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि हम उसे लर्निंग फेज में थे। जैसे ही मोटर्स आ गई, फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ग्राफ्ट प्रिजर्वेटिव आ गए, अच्छी वैरायटी के पंच आ गए, सिस्टम में इंप्रूवमेंट होती गई। 500 ग्राफ्ट से लेके एक दिन में 1000 लगाने शुरू किए, 1500, 2000, 3000, और अब हम एक दिन में 5000 ग्राफ्ट लगा देते हैं। शुरू के केसेस सक्सेसफुल नहीं थे, मगर अब इसका सक्सेस रेट 99.999% है। अब इसके फेलियर होने का कोई चांस नहीं है। सर, इंस्टेड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट अगर हम विग का प्रयोग करेंगे, विग इस्तेमाल करेंगे, तो ये विग सर क्या ये फ्रूटफुल साबित हो सकती है? जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो आपको ये सजेस्ट करता है कि सर इंस्टेड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट आप मुझे विग ही दीजिएगा ताकि मैं इसमें कंफर्टेबल रह सकूं? बिल्कुल सर, विग जो थी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले लगाई जाती थी, पुराने जमाने में लगाई जाती थी जब कोई सोल्यूशन नहीं था। विग में लगाने वाले बाल नकली होते हैं, जो कि क्लिप के द्वारा बालों पे चिपका दिए जाते हैं या गोंद से चिपका दिए जाते हैं, और विग की टाइम टू टाइम सर्विस करानी पड़ती है। विग वाले बाल बढ़ते नहीं हैं। जब विग लगा दी जाती है बाकी बाल बढ़ जाते हैं, तो हर बार जहां से विग लगाई है वहां बालों को सेट कराने के लिए जाना पड़ता है। हर बार वहां पे पेमेंट करनी पड़ती है। कभी विग का सोल्यूशन खत्म हो जाता है, कभी क्लिप खराब हो जाते हैं, हर बार उसको उतार के रखना पड़ता है। कई इंसान ऐसे हैं कि जो मोटरसाइकिल चलाते जा रहे हैं और विग हवा में भी उड़ जाती है। बरसात के मौसम में जब उसमें पानी पड़ता है तो उसमें से बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। टाइम बीतने के बाद विग का कलर भी फेड हो जाता है। विग का लाइफ 2 साल या 3 साल है, और जब बार बार विग लगाई जाती है तो सिर के ऊपर वाले बालों के ऊपर विग को चिपकाया जाता है। जो असली बाल हैं उनको हवा मिलनी बंद हो जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, बालों का झड़ना बढ़ जाता है, गंजापन लगातार विग लगाने से बढ़ता जाता है। सो विग लगाना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। उससे बेटर है कि इंसान अपने आप का गंजापन स्वीकार कर ले। विग लगाने से उसके बालों को और ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि विग चिपकाने से कईयों को एलर्जी हो गई, स्किन के नीचे उनके जख्म बन गए, उनके पिंपल निकल आए। तो विग लगाना तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अगर बालों का इलाज कराना है तो ट्रांसप्लांट से कराएं, वरना कुछ ना कराएं। विग लगाने से बालों को ज्यादा नुकसान होगा। सर, ये बात भी हमारे नाजरीन के जहन में जरूर गूंज रही है कि जिस वक्त आप ये हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, बॉडी के किस हिस्से से आप ये जो हेयर्स होते हैं ग्रो करने के लिए किस हिस्से से आप इनको लेते हो? क्योंकि आदू के तो सर, आदू का तो सर होता है वो बिल्कुल गंजा होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के लिए आपने रिग्रो करने के लिए बॉडी के किसी हिस्से से आपको हेयर्स चाहिए रिग्रो करने के लिए। तो बॉडी के कौन से हिस्से से आप सर ये बाल लेते हो? क्या ये उसी पेशेंट से आप लेते हो जिसको आपने बाल रिग्रो करवाने हो या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने हो, या
इसके किसी और रिलेटिव से भी ये सैंपल आप ले सकते हो रीग्रो करने के लिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज है। हेयर ट्रांसप्लांट में कोई नए बाल नहीं लगाए जाते, इसमें उसी इंसान के बालों की रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट में सिर के पीछे से बालों की जड़ों को निकाल के सिर के ऊपर लगाया जाता है। मगर कश्मीर के ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जिनका गंजापन बहुत ज्यादा होता है और सिर के पीछे से बालों की जरूरत पूरी नहीं होती। उस हालात में हम जबड़े से नीचे वाली दाढ़ी, जो कि देखने में नजर नहीं आती, इस हिस्से से भी ग्राफ्ट लेके सिर के ऊपर लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, इसके बाद भी अगर किसी का गंजापन बहुत ज्यादा हो, सिर के पीछे से और दाढ़ी से निकाल के जरूरत पूरी ना हो सके, गंजापन बचे, तो हम छाती में से चेस्ट के बाल भी निकाल के सिर के ऊपर लगाए जा सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि जब कोई इंसान आता है तो हम ये, चाहे वक्त ज्यादा लगे, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, हम बाकी बॉडी पार्ट से भी ग्राफ्ट लेके उनका सिर एक ही बार में कंप्लीट करके भेजें। सर, जिस वक्त आप ये पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट करते हो अपने थिएटर में या अपने क्लिनिक में, तो उस वक्त सर इस पेशेंट को आप एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हो ताकि वो बेहोश रहे, और वो जो टांके वगैरह आप उनको लगाते हो या आप इंजेक्शन उनको लगाते हो वो थोड़ा उससे बचे, क्योंकि दर्द तो महसूस कर लेता है इंसान अगर आप एनेस्थीसिया वगैरह ना दे। इससे बगैर भी ऐसा कोई सोल्यूशन है? सर, हेयर ट्रांसप्लांट में एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। जनरल मीन्स कि क्लाइंट को बेहोश नहीं किया जाता। जिस एरिया में से रूट्स निकालनी है और जहां पे बालों की रूट्स लगानी है, सिर्फ उस एरिया को ही सुन किया जाता है। अब सुन करने वाले टेक्निक में भी इतनी इंप्रूवमेंट हो चुकी है कि पेन महसूस ही नहीं होता है। हम पहले जिस एरिया में से रूट्स निकालनी है वहां पे मेडिकल आइस लगाते हैं। मेडिकल आइस लगाने से वो एरिया सुन हो जाता है। अगर कोई इंसान मान लीजिए हाथ में 5 मिनट बर्फ पकड़ के रखता है तो हाथ सुन हो जाता है, उसको महसूस नहीं होता। मेडिकल आइस से हम एरिया नम करते हैं। अब निडललेस एनेस्थीसिया आ गया है, जिससे कि सिर के पीछे मशीन रखी जाती है और दवाई अपने आप इंजेक्ट हो जाती है। क्लाइंट को दर्द महसूस नहीं होता। और सिर के पिछले हिस्से में इंजेक्शन लगाने से पहले हम ज़ाइलोकेन, प्रोकेन जेली लगा लेते हैं, सिर का पिछला हिस्सा नम हो जाता है, इंजेक्शन लगाने का पता नहीं चलता। और इसके साथ साथ जब हम ये ट्रांसप्लांट करते हैं, वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं, एनेस्थीसिया की दवाई बड़ी तेजी से फैल जाती है और इंजेक्शन लगाना बिल्कुल महसूस नहीं होता। सर, दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर पेशेंट्स तो हेल्दी तो मैक्सिमम पेशेंट्स नहीं होते हैं। कोई पेशेंट तो सर कोमार्बिड होता है, उसका कोई और रोग लगा होता है, तो उस सूरत में सर क्या वो पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है? सर बिल्कुल सर, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। सर, अगर किसी क्लाइंट को शुगर है तो हम रिकमेंड करते हैं कि वो शुगर अपने कंट्रोल करके आए। अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो हम ऑपरेशन थिएटर में शुगर की मॉनिटरिंग करके इंसुलिन की डोज लेके शुगर कंट्रोल कर देते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, कोई हार्ट की दवाई खा रहा है, तो उनको दवाई अपनी रेगुलर लेते रहना चाहिए और साथ में अपने फैमिली डॉक्टर से उसकी क्लियरेंस लेके, उनसे फिटनेस लेके आएंगे तो हमारे लिए हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ जो इंसान अपना ब्लड पतला करने की दवाई ले रहे हैं, जैसे कि एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, जिससे खून बहने के ज्यादा चांस होते हैं, उन क्लाइंट्स को ये वाली दवाई अपनी फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके ये टेम्परेरली 2-3 दिन के लिए बंद की जाती है और ये दवाइयां ट्रांसप्लांट होने के बाद वो दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। कोई कोमॉर्बिड सिचुएशन है तो अपने डॉक्टर से क्लियरेंस लेने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये कोई रिस्की सर्जरी नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में होना है और सर्जरी कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट खुद आप चल के वापस घर जा सकते हैं। सर, रेगुलरली हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि ये जो हमारे बाल झड़ रहे हैं ऐसी नौबत ना आए कि हम नीम हकीमों के पास जाए, हमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़े, तो ऐसा क्या कर सकते हैं सर? आप कोई अच्छा सा उपाय बता दीजिएगा ताकि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है तो वो भी थोड़ा अलर्ट रहे और ये जो रोग फैला हुआ है इससे थोड़ा विजिल रहे कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए या आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए ताकि हम इस रोग से बच पाए। बिल्कुल सर, हमारे कहा जाता है
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर देन क्योर। हाँ, अगर किसी को हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, सबसे पहला स्टेप लाइफस्टाइल चेंज, यानी कि हेयर फॉल का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो कि मैंने कश्मीर के क्लाइंट्स में देखा है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ हेयर फॉल। स्मोकिंग से हेयर फॉलिकल की ब्लड सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है। स्मोकिंग बंद करने के बाद हेयर फॉल एकदम रुक जाता है। नंबर 2 लाइफस्टाइल चेंज में आता है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स, जिन जिन फूड में प्रिजर्वेटिव्स हैं, अजीनोमोटो सॉल्ट डाला जाता है, जंक फूड है, जंक फूड के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उससे हेयर फॉल प्रमोट होता है, उसको बंद करना पड़ेगा। नंबर 3, सिर के ऊपर अगर गर्म चीजें प्रयोग की जा रही हैं जैसे कि ब्लोअर, हॉट वाटर, इससे हेयर फॉल बहुत तेजी के साथ होता है, ये चेंज करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठंडा पानी प्रयोग करना बहुत मुश्किल है, मगर सिर के ऊपर गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर यूज करें, सिर के ऊपर ज्यादा गर्म पानी का प्रयोग ना करें। 3 चीजों का विशेष करके ध्यान। अब इसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल में मैं बहुत बताऊंगा कि रात को जागना नहीं है बहुत देर तक, प्रॉपर नींद होना, स्किन की ब्यूटी के लिए और बालों की सुंदरता के लिए प्रॉपर स्लीप होना बहुत जरूरी है। जैसे ही सोशल मीडिया और जैसे जैसे ये टीवी का प्रयोग बढ़ता गया है, बच्चे बहुत देर देर तक वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, वो भी एक हेयर फॉल का मेजर कॉज है। नेक्स्ट बात, कश्मीर में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत हेल्दी फूड में गिनी जाती हैं। रसबेरीज जिसमें रेस्वेट्रॉल साल्ट होता है, और इसी प्रकार से नट्स जिनके बीच में ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। 2-4 बादाम डेली लेना, 4-5 अखरोट डेली लेना, रसबेरी लेना, एप्पल लेना, इनके बीच में फ्लेविनॉइड्स होते हैं जो कि बालों की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। साथ में दूध लेना, 1-2 पीस पनीर के लेना, दालें लेना, हेल्दी स्प्राउट्स लेना, इससे बालों की ग्रोथ प्रमोट होती है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, फूड हैबिट्स चेंज कर लेते हैं, न्यूट्रिशनल फूड लेते हैं, हेयर फॉल को बहुत हद तक रोका जा सकता है। अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं है, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि सर फिर हमारे पास मेडिसिन स्टार्ट करना, पीआरपी करना, लेजर ट्रीटमेंट करना, अगर ये चीजें की जाती हैं तो हेयर फॉल को हम 20-25 साल तक लेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कश्मीर पेट्रियट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। और मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आने वाले 1-1.5 महीने तक लगातार हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। जो हमारा कमेंट सेक्शन है, मैं अपने नाज़रीन से ये भी जरूर आगाह कराना चाहूंगा उनको, क्योंकि आप अपनी कीमती राय जरूर हमें पास ऑन कीजिएगा। अपनी आरा का, आपकी आरा का हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ एक लंबी गुफ्तगू होगी और अगले प्रोग्राम में 5-6 सेशन इनके साथ जरूर करने होंगे, क्योंकि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है, और भी बहुत सारे सवाल हमारे जहन में गूंज रहे हैं और आज एक ही वक्त ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर साहब, कश्मीर पेट्रियट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, दीजिए अपने मेजबान काजी सईद शफीक और कश्मीर पेट्रियट की पूरी हेल्थ टीम को आज के प्रोग्राम से रुखसत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।